नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। लोकसभा वार चुनावों की समीक्षा की कड़ी में आपका स्वागत है और हम लोग तीसरे चरण के चुनाव में जिन-जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पड़ने हैं, उसमें आज हम लोग मधेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी 13 मधेपुरा जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी पर चर्चा करेंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है कि एक बड़ी माने दिलचस्प कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। गोप मतलब यादव। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों का ये परसेप्शन है और उसमें कुछ सच्चाई भी है कि हाँ, यादव की आबादी बहुत अच्छी खासी है। लेकिन मात्र यही सच्चाई नहीं है, मधेपुरा और उस इलाके के यादव अपेक्षाकृत ज़्यादा संपन्न हैं। शिक्षा-दीक्षा में उनकी अभिरुचि अन्य इलाकों से ज़्यादा रही है, इसलिए उनका शैक्षणिक और सामाजिक स्तर वह बिहार के अन्य पिछड़े इलाके जैसे बिहार में अगर आप बांका, जमुई या अन्य इस तरह के इलाकों में गया के कुछ पिछड़े इलाकों से यादव की तुलना अगर आप मधेपुरा के यादव से कीजिएगा तो आपको एक अंतर नज़र आएगा आर्थिक स्थिति में, उनकी सामाजिक स्थिति में और उनकी शैक्षणिक स्थिति में। मधेपुरा यादवों का गढ़ रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए कि आज तक 1967 से हम आंकड़ा दे रहे हैं आपको, कोई गैर यादव वहाँ पर एमपी हुआ ही नहीं। एक रोचक तथ्य है। आप देख लीजिए बीपी मंडल साहब जिनके नाम से मंडल कमीशन बना और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया और वो एक बड़ा चेहरा मूरो एक गांव है मधेपुरा में, बहुत ही संपन्न गांव है और बीपी मंडल जी का के फादर और उनके फादर स्वतंत्रता सेनानी रहे। मूरो गांव में जब आप जाइएगा तो आपको बिल्कुल शहर जैसा फीलिंग आएगा। इस गांव में इनके परिवार से कई हाई कोर्ट में जस्टिस रहे, कई एक ऑल इंडिया सर्विसेज में सीनियर ऑफिसर रहे, कई डॉक्टर सभी भी हैं, कई विदेश में भी हैं। तो ये 2 बार वहाँ रहे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद यादव रहे, फिर बीपी मंडल साहब 77 में बने, फिर राजेंद्र प्रसाद यादव 84 में, महावीर प्रसाद यादव कांग्रेस से, रमेंद्र कुमार यादव 89, 91, 96 में शरद यादव की एंट्री हुई। आप जानते हैं शरद यादव बिहार के रहने वाले नहीं थे, लेकिन राजनीतिक रूप से वो बिहार के ही होकर रह गए थे और उनकी राजनीतिक जो क्षेत्र था वो बिहार और खासकर मधेपुरा ही रह गया। उन्होंने 91, 96 में जनता दल से, एक बार यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री ने भी जीत हासिल की थी 98 से, फिर वो हार गए शरद यादव, फिर लालू यादव 2004 में, फिर 2004 में पप्पू यादव की एंट्री होती है। 2004 में पप्पू यादव बनते हैं, 2009 में फिर शरद यादव, 2014 में शरद यादव और 2019 में दिनेश चंद्र यादव फिर शरद यादव को हरा करके आते हैं। तो ये जो पूरा लिस्ट आप देखिएगा तो आपको इससे ही समझ में आ जाएगा कि आज तक मधेपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जब से बना कोई गैर यादव वहाँ पर एमपी नहीं हुआ है। दूसरी एक और मिथ है वहाँ कि जनसंख्या के सवाल में हम आपको बता दें, न्यूज़ लॉन्ड्री नामक एक वेबसाइट है, इसने 19 के संबंध में एक आंकड़ा दिया था। उसमें उसने वर्णन करते हुए कहा था कि यहाँ पर आबादी 3.5 लाख से 5 लाख के आसपास यादवों की आबादी है, जो कि अपेक्षाकृत थोड़ा ज़्यादा लगता है। यहाँ पर मुस्लिम की भी ठीक ठाक आबादी है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी और वोटर्स, और कुर्मी और बाकी राजपूत की ठीक ठाक आबादी। तो ये मोटे तौर पर है। और एक वेबसाइट है चाणक्य, इनके अनुसार 18.2% आबादी यादवों की, ये भी बहुत विश्वसनीय नहीं। एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, जो लोग आपको ये बताते हैं कि फलाने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस कास्ट की इतनी संख्या है, वह बहुत साइंटिफिक नहीं होता है। कई बार वो हेयरसे पर होता है और कई बार अभी जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था बिहार में, तो उसको एक आधार बना करके रखा गया। हालांकि डिस्ट्रिक्ट वाइज वो आंकड़े अभी सबको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इसलिए कोई ऑथेंटिक इसमें ऐसा नहीं कर सकता है कि उस इलाके में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी यादवों की संख्या या इतनी अमुक जाति की संख्या है। वो एक अनुमान भी हो सकता है, उसमें प्लस माइनस
एरर की भी गुंजाइश होती है। तो इस राइडर के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यस, यादवों की संख्या इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और इसलिए अपेक्षाकृत अन्य जगहों से, इसलिए यहाँ पर लगातार यादव जाति से ही लोग जीतते आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया 2019 में दिनेश चंद्र यादव 54% वोट लाकर, शरद यादव 28% वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे और यहीं से पप्पू यादव जी खड़ा हुए थे जाप से, उनको 8.51%, लगभग 1 लाख से थोड़ा सा कम वोट आया था। ये एक इन्फॉर्मेशन था जिसको आप देख सकते हैं। रहा बात इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ बेसिक फिगर की, तो यहाँ पर अभी लगभग 1342 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और वोटरों की संख्या 13,86,000 है। हालांकि ये वोटर्स की संख्या बढ़ेगी, जैसा मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस अपडेशन होते रहता है, इसलिए मधेपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई व्यक्ति का अगर वोटर लिस्ट में नाम न हो तो उनके पास अभी भी समय है, वो अपना वोटर लिस्ट में नाम फॉर्म 6 बोलते हैं उसको, डाल करके मैनुअली भी बनवा सकते हैं और आप ऑनलाइन भी जाके भी बना सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन का एक एप्लीकेशन भी है, तो ये करना चाहिए कि मोटे तौर पर सूचना मैंने आपको दे दी। यहाँ पर 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 3 इसमें पड़ता है और बाकी सहरसा ज़िले में पड़ता है। सहरसा एज सच कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। सहरसा कमिश्नरी है और इस कमिश्नरी में 3 ज़िले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। सिटिंग एमपी साहब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इनकी उम्र 72 साल है और ये चौथा टर्म एमपी रहे और इनका अटेंडेंस पार्लियामेंट में अच्छा रहा, मतलब जो राष्ट्रीय औसत था 79%, उससे ज़्यादा रहा, 83% औसत रहा। डिबेट्स में भी ठीक ठाक भाग लिया इन्होंने, लगभग 35 डिबेट में भाग लिया, 128 क्वेश्चन पूछे और प्राइवेट मेंबर्स बिल इनका 0 है। तो एक एवरेज सांसद जो हम लोग एवरेज परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं, उस दृष्टिकोण से दिनेश चंद्र यादव जी का परफॉर्मेंस ठीक कहा जा सकता है, इट इज़ नॉट बैड। इनके एफिडेविट वेबसाइट पर अपलोडेड हैं। ये जदयू से खड़ा है और इनके विरुद्ध भी कोई मेजर बहुत ही कोई ग्रीवियस, कोई गंभीर आपराधिक मामले पेंडिंग या कन्विक्शन आदि नहीं है। उस इलाके में एक पॉपुलर नेता रहे हैं। इनके अगेंस्ट में जो व्यक्ति खड़े हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टर कुमार चंद्रदीप, ये पेशे से प्रोफेसर हैं, पीएचडी की है इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ में, पटना में रहते हैं और यहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हैं। मूलतः ये भी मधेपुरा के ही रहने वाले हैं। तो ये एक मोटे तौर पर इंफॉर्मेशन है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब आइए कुछ और बात हम लोग कर लें इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के संबंध में। जैसा मैंने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ मिथ है, उस मिथ को समझने की आवश्यकता है। पहला मिथ तो ये है कि यहाँ पर यादवों की आबादी बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो इसका मतलब 50%, वैसा नहीं है। लेकिन चूंकि यादव यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बहुत संपन्न हैं, इसलिए इनका जो प्रेजेंस है वह बहुत ही वाइडली देखा जाता है। आप शहरों में भी देखिएगा, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन या अन्य पेशे में भी बहुत बड़ी संख्या में। दूसरा चीज कि मधेपुरा के यादव, अब तो चीज़ें बदल गई। एक समय था कि मधेपुरा के जो यादव होते थे, मतलब इसको कोई अदरवाइज नहीं ले, मधेपुरा के जो यादव होते थे वो बिहार के अन्य हिस्सों के यादव से अपने को सुपीरियर मानते रहे हैं। और लालू यादव जी का, जो कि यादव समाज के एक बड़े नेता के रूप में उभरे और सामाजिक न्याय के एक समय प्रणेता, और उन्हीं के नाम से बिहार इस रूप में जाना जाता था। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सामाजिक न्याय की उन्होंने शुरुआत की। और एक ज़माना था 90 के पहले कि जो भेदभाव था समाज में, खास करके समाज के अभिवंचित वर्ग में, उनको उन्होंने आवाज़ दी और उनको उठाने का काम किया। खुद वे अपने बहुत गरीब परिवार से आते थे। तो मधेपुरा के यादव रेस्ट ऑफ द बिहार के यादव से उनका एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था।
ये हम 90 के दशक 2000 के आसपास बात बता रहे हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी की स्वीकार्यता उस इलाकों में वैसी नहीं हो सकी जैसी उनकी अन्य जगहों पर थी। उस ज़माने में विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव, ये वैसे चेहरे थे। इवन विजेंद्र प्रसाद यादव जो अभी मंत्री हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। तो इन लोगों का जो वो जमात था और वो पीढ़ी थी यादवों की, राजनीतिक पीढ़ी थी, उसने कभी लालू प्रसाद यादव जी को इस रूप में स्वीकार नहीं किया। कई बार ऐसी भी खबरें आती थी कि लालू प्रसाद यादव जी इन लोगों को इंसल्ट कर देते थे या वो सम्मान नहीं देते थे जैसा वो सम्मान चाहते थे। बहरहाल ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सब कुछ ऐसे किंवदंतियां हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जहां तक इस चुनाव का प्रश्न है, यह चुनाव दिनेश चंद्र यादव जी के बारे में मैं एक दो चीज़ ज़रूर बताऊं। मैं संयोग से उन इलाकों में पोस्टेड भी रहा और उस इलाकों में हमारे बहुत अच्छे, बहुत सामाजिक ताल्लुकात भी हैं। तो एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि हमको इनके बारे में है। दिनेश चंद्र यादव जी की स्वीकार्यता उस इलाके में एक क्रॉस दी कास्ट लाइन है। ये टिपिकली आप यूँ कहें कि ये सिर्फ यादव के नेता के रूप में नहीं जाने जाते हैं, इनकी समाज के हर वर्गों में अच्छी पैठ है। दूसरी खासियत इनकी है कि ये बड़े रेडली अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए। सामान्यतः जब सांसद कोई ज़मीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है या वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, कहीं से एयर ड्रॉप हो गया, पैराशूट कर दिया गया, तो जीतने के बाद वो गायब हो जाता है। ये लगातार अपने वोटरों से और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के संपर्क में रहे हैं, दुख और दर्द में लगातार उनके साथ रहे हैं। कुछ बातें इनके विरुद्ध में आती रही है, मैं उसको सब्सटैंशिएट नहीं करता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी व्यापारियों में और एक बढ़िया सा इन्होंने संबंध बना लिया, तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी इन्होंने बना ली, शहर में अच्छी खासी प्रॉपर्टी इन्होंने बना ली। ये कुछ नैरेटिव्स चलते आ रहे हैं, बट वो एफिडेविट में आप लोग देख सकते हैं। एफिडेविट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये हर एक नागरिक को जरूर देखना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपके लिए एमपी खड़ा हो रहा है या एमएलए खड़ा हो रहा है, उसके प्रॉपर्टी क्या है जरूर देखना चाहिए। तो बहरहाल उनकी स्वीकार्यता है और उनकी ठीक ठाक छवि रही है। पहले वो आरजेडी में ही थे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, बहुत ही मृदुभाषी हैं और लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं। जहाँ तक कुमार चंद्रदीप जी का सवाल है, यह पेशे से मैंने बताया कि प्रोफेसर हैं और इनके पिताजी भी बड़े राजनीतिज्ञ थे। ये मूलतः पटना में रहते हैं, पढ़े लिखे, बड़े भद्र और बहुत ही हम्बल इंसान हैं। लेकिन इनके विपक्ष में जो बात जाती है वो ये कि ये मधेपुरा से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं। स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अगर पटना में नौकरी करता हो तो उनकी फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉलिटिकल फ्रीक्वेंसी या सोशल फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिए। और जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत इनको जो सीट मिला तो इट वाज ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेड, मतलब लग रहा था कि कौन आदमी को टिकट मिल गया। तो कोई बहुत चर्चित चेहरा रहे हों इस इलाके में, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब हमने मधेपुरा में बहुत सारे लोगों से बात किया तो यह भी बात सामने आई कि कुछ लोग अनभिज्ञता, खास करके जो बहुत डीप में, जिसको बोलते हैं ना ऑल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है या जो राजनीतिक रूप से बहुत पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से नहीं समझते हैं, वो लोग अवाक रह गए कि कौन है। बट इनका पुराना राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत सौम्य हैं, बहुत विनम्र हैं। अब आइए मुद्दों की बात। वहाँ भी मुद्दा दिनेश चंद्र यादव जी के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो है कि ये नीतीश कुमार जी के काम पर बैंक करते हैं। कभी भी इनके भाषणों को अगर आप सुनिएगा, इनके कैंपेन को अगर आप देखिएगा, तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदूवादी या बहुत स्ट्रॉन्ग बीजेपी टाइप इनका स्लोगन और कैंपेनिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा बच के ही रहते हैं, क्योंकि समाज में हर एक जाति और हर एक धर्म का वोट जिसको चाहिए होता है या जिसको लगता है कि हमको मिल सकता है, तो वो नैरेटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं करता है। इन्होंने मधेपुरा और सहरसा, क्योंकि कुछ सहरसा में भी पोर्शन पड़ता है, तो उसमें इन्होंने अच्छे काम करवाए हैं। मतलब आप खास करके रोड के सेक्टर में कहिएगा, ओवर ब्रिजेस के सेक्टर में कहिएगा, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज भी जो बना उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मधेपुरा शहर में बहुत विकास हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। हालांकि विकास जो होता है एक कंटिन्यूअस इफर्ट होता है,
जब आप अभी अब चूँकि लगभग 23-24 घंटा बिजली रहती है, तो अब ये इश्यू नहीं रहा। तो अब कहीं ये चर्चा नहीं हो सकती है। पहले हम लोग जब करते थे तो उस वक़्त माँग होता था किरासन तेल नहीं मिलता है, लेकिन अब तो किरासन तेल उपलब्ध भी नहीं रहा है। तो इन चीज़ों में इन्होंने बहुत काम किया है शहर में। वो शहर मुझे याद है जब मैं पहली बार नौकरी में आया था तो मुझको अगर स्मरण है तो 90 या 91 में उस वक़्त टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो मुझको रतवारा थाना में जाने का मौका लगा था आलमनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बिल्कुल बालू का रेत, कोसी का बेल्ट, मतलब लगता था कि कहाँ जा रहे हैं रेगिस्तान में। लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई। चौसा, पुरैनी, ये सारे जो चीज़ है बिल्कुल रोड से कनेक्ट हो गए। तो ये चीज़ें सारी बदली, विजय घाट का पुल बन गया, उसके बाद कोसी महासेतु बनने के बाद और चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो दिनेश चंद्र यादव के पक्ष में एक ये सारी चीज़ें जाती हैं, लोग उनको अच्छा कैंडिडेट मानते हैं, विकास के मामले में भी उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ बड़े विनम्र, मृदुभाषी और सबसे मिलते रहे हैं। लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जा रहा है, जो लगातार एमपी रहने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी जाता है, वो स्वाभाविक रूप से उनके पास जाता है। जैसे एक एंटी इनकम्बेंसी वही नीतीश कुमार जी के कारण जा रहा है कि वो लगातार मैंने जैसे शुरू में बताया कि इस बार एनडीए की कैंडिडेट्स और खास करके जदयू के कैंडिडेट्स की अजीब स्थिति हो गई कि वो बीजेपी के प्लैंक पर वोट मांगे तो कैसे मांगे, क्योंकि उसको खुद ही पता नहीं चलता है कि इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार फिर से इधर रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे। तो ये जो एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, यह एक एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए या एक नेगेटिव फैक्टर जो उनके बारे में है। लबो-लबाब ये है कि अभी तक कैंपेन बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाया है, लेकिन अब लगता है कि थर्ड फेज का चुनाव है तो अब चीज़ें बदलेंगी, सभाएँ शुरू होंगी, लोग जाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आरजेडी का प्लैंक जो संविधान बचाने का है और तेजस्वी का जो अपना क्रेज़ है नौकरी देने का युवाओं में, वो अपने जगह बरकरार है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस राज्य में अन्य राज्यों की तरह भी गरीबी और बेकारी, बेरोज़गारी बहुत है। तो वो प्लैंक बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। तो तेजस्वी का जब स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग स्टार्ट होगा, तो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अभी स्थिति यही है कि वहाँ पर जदयू के कैंडिडेट का अभी तक पलड़ा थोड़ा-सा एज लेता हुआ नज़र आता है। ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।